हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाता है आपको डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लेना, वहां से ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के ऊपर। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको चेक करना है ना कि आपकी फिजिक्स में ग्रिप जो है वो बहुत तगड़ी बनी है कि नहीं बनी है, तो उसको चेक करने का एक बहुत ही शानदार मीडियम ये होता है कि आप अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देख लें। ठीक है, अगर एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस आपके दिमाग में फिट हो गए हैं बेहतरीन तरह से, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत सारे लोगों से बहुत आगे पहुंच चुके हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब ये चैप्टर के अंदर ना कुल मिलाकर के 23 क्वेश्चंस है। इसको बांट दिया गया है दो पार्ट्स में, जिसमें पहले पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 चलने वाला है। अगले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 23 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं, लेकर के आते हैं आपको इसके पहले वाले सवाल की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स having charges 2 10 to the power minus 7 and 3 10 to the power minus 7 placed 30 सेंटीमीटर apart in air। ठीक है, तो यहां पे जब आप सवाल का पूरा सोल्यूशन देखने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आता है कि भाई ठीक है, दो बॉडीज थे, दो चार्ज बॉडीज हैं हमारे पास। मान लीजिए दो चार्ज बॉडीज हैं और इनका सेपरेशन डिस्टेंस जो है ना वो गिवन है एज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इनका जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो हमें गिवन है एज 30 सेंटीमीटर। भाई पहली फुर्सत में सेंटी मतलब 10 टू द पावर माइनस 2, कन्वर्जन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चार्जेस कितने हैं? 2 10 टू द पावर माइनस 7 और 3 10 टू द पावर माइनस 7। ओके ओके ओके, चार्जेस की वैल्यू है 2 10 टू द पावर माइनस 7 और यहां पे है 3 10 टू द पावर माइनस 7। सही जा रहा हूं जी? बिल्कुल सही जा रहा हूं। 3 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। बहुत बढ़िया। अब यहां पे आपको निकालना है फोर्स और गिवन है कि एयर में रखे हैं चार्जेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कूलम्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार बेसिक फॉर्मूला जो आता है वो आता है फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस का। ठीक है बेटा, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है? के Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या आता है बेटा? आर का स्क्वायर। जहां पे K का एक्सप्रेशन क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K की वैल्यू क्या आ जाती है? 9 10 टू द पावर प्लस 9 के बराबर। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे, सारी वैल्यूज को भर दो बेटा। K का मतलब 9 10 टू द पावर 9। उसके बाद फिर अपन करेंगे Q1 इंटू Q2, तो Q1 इंटू Q2 करेंगे, 2 3 पहुंच गया 6। बहुत बढ़िया। उसके बाद 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 7 मतलब 10 टू द पावर माइनस 14, तो K Q1 Q2 तो हो चुका है। नीचे आएगा अपने पास R का स्क्वायर मतलब 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? 30 और सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 टू दी पावर माइनस 2 और इसका भी स्क्वायर मारना है। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा कैलकुलेशन बस यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, एनसीईआरटी में खास बात वही है ना यार कि हर क्वेश्चन जो है ना वो किसी प्रीवियस कॉन्सेप्ट का ना एक तरह से ऐसा है कि तोड़ निकाल के आता है। ठीक है, अब जरा गौर करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू 9 इंटू 6 कर लो एक बार, इसको रहने दे और 10 टू दी पावर खेल ले पहले, तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 5। बहुत बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -14 प्लस 9 करेंगे, माइनस का 5। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा? 3 10 टू दी पावर माइनस 1। समझते हुए चलना क्या कर रहा हूं मैं? 3 10 टू दी पावर माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा और 10 टू दी पावर माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा 10 टू दी पावर माइनस 2 पहुंच जाऊंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काटा बेटी यहां बचा दो बेटा। तो 9 और 9 आज के बाद से तुम्हें कभी दिखाई नहीं देने वाले। ठीक है, अब उसके बाद जो तेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा? 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिल में बसा के रखना, ये आ गया भैया तुम्हारा आंसर, दिल में बसा के रखने लायक आंसर। ठीक है, 6 10 टू द पावर माइनस 3। जल्दी इस वाले आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो बहुत शानदार एक तरफा। क्वेश्चन नंबर 1 जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल डन फॉर यू। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 में खास क्या रखना बेटा, कई लोग यहां पे गलती करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वो सिर्फ आर के स्क्वायर के तौर पे सिर्फ 30 का स्क्वायर कर देते हैं और सोचते नहीं है इस बारे में कि वो 30 सेंटीमीटर्स था तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना यार, समझे? ठीक है, सेंटी का मतलब 10⁻⁻² होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर जिसका चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर जिसका चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम। लेकिन कूलम्स लॉ के अनुसार आपका जो फॉर्मूला आता है ना, उसमें Q1 का मॉड्यूलस होता है, Q2 का मॉड्यूलस होता है अपॉन आर का स्क्वायर, तो हमें उसके माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये फोर्स है 0.2 न्यूटन के बराबर। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स? नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, बस वो निकाल लें। 0.4 था और -0.8 है माइक्रोकूलम्स में। ठीक है, चलें 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 चलें, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। ठीक है, इनका सेपरेशन डिस्टेंस क्या है इस दफा वही नहीं पता, इसका सेपरेशन डिस्टेंस क्या है इस दफा वही नहीं पता, इस दफा उसी आर की वैल्यू आपको निकालनी है। और चार्जेस की वैल्यू क्या अपने पास? चार्जेस की वैल्यू 0.4 माइक्रोकूलम -0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो उसको लिख लें अपन, ये था 0.4 माइक्रोकूलम और ये है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और चीज गिवन थी, फोर्स। फोर्स गिवन है, अच्छा सब कुछ एयर में है बेटा, एयर में है, इसका मतलब अभी हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम के किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो यहां पे जो फोर्स है बेटा वो है 0.2 न्यूटन। अब आपको पहले आर निकालने से मतलब है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जब अपन यहां पे चलेंगे ना अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो आप सब लोग जानते हैं कि बेसिक कूलम्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? कूलम्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? F इज टू के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, कूलम्स लॉ F इज टू के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो जब मैं आर का स्क्वायर यहां से निकालूंगा ना, समझ में आ रही बात? F इज टू के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? के Q1 का मॉड लेना है ऑब्वियसली, Q2 का मॉड लेना है ऑब्वियसली, अपॉन नीचे आ जाएगा फोर्स। ठीक है, तो R का जो स्क्वायर होगा बेटा वो अपने पास क्या हो जाएगा, जरा गौर करते हुए चलना। पहली बात तो K की वैल्यू क्या होगी? एयर था तो 9 10⁻⁹, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 9 × 10⁻⁹। उसके बाद भाई Q1 का मॉड कितना होगा? यह 0.4 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो 0.4 10⁻⁻6 और उसके बाद यहाँ पे आएगा 0.8 10⁻⁻6। तो मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, 0.4 0.8 को मैंने अलग लिख लिया, उसके बाद 10⁻⁻6 10⁻⁻6 करने पे आ जाएगा 10⁻⁻12 और नीचे अपन को पुट करना पड़ेगा यहाँ पे क्या? नीचे पुट करना पड़ेगा फोर्स। फोर्स है 0.2। ठीक है, फोर्स अपने पास कितना है बेटा? ये फोर्स है अपने पास 0.2 के बराबर। मेरे ख्याल से यहां तक कोई परेशानी आप लोग को तो नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब जरा गौर करें, यहाँ पे हल्का सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। 0.2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इट बिकम 0.4। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा। अब जरा गौर करना क्या होता है, आर का स्क्वायर जो है ना वो कितना आ जाएगा, सुनते हुए चलना, 9 10⁹ था, इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। उसके बाद एक बात तो बताऊं, 2 × 0.8 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1.6। और 10⁻, यहाँ पे क्या दिख रहा है? -12, कोई दिक्कत नहीं, 9 10⁻9 कट कॉपी पेस्ट, 2 0.8 मतलब 1.6 10⁻−12 कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब जरा गौर करना, यहाँ पे आर का स्क्वायर है, मुझे लेना पड़ेगा आर का मतलब आर के स्क्वायर का रूट निकालना पड़ेगा, तभी तो मुझे आर मिलेगा ना बेटा। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ ना तो मेरे को ये वाला टर्म तो हेल्प कर देगा, बिकॉज 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। लेकिन जो 16 अगर ये बन जाता तो बहुत मजा आ जाता। ठीक है, ये 16 नहीं बना, तो एक काम करें 16 इसको बनाया जाए। ठीक है, 16 बना नहीं तो क्या हुआ, 16 इसको बनाया जाए। जब 16 इसको अपन बनाएंगे, अरे भैया येलो 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 चाहिए, येलो चाहिए। नाउ देखो भाई क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अपन भी बिल्कुल नहीं छेड़ रहे, आर का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैंने 9 को भी बिल्कुल नहीं छेड़ा, इनटू, सुनते हुए चलना, 10 की पावर क्या था यहाँ पे? 9 के बराबर था। अब जो ये 1.6 है, अगर मैं पॉइंट को एक दफा आगे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? 16, और 10 की पावर कहां पहुंच जाएंगे अपन? -13 पे पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से यहां तक भी आपको कोई परेशानी आप लोग को नहीं हो रही होगी। तो आर का स्क्वायर है क्या हो जाएगा? 9 × 16 × 10 की पावर -4। ठीक है, ये आर स्क्वायर आ गया है। अब आप ले लीजिए इसका स्क्वायर रूट, तो जैसे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आर अपने पास क्या हो जाएगा? सुनते हुए चलना, गलती मत करना, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4,
10 की पावर -4 का स्क्वायर रूट 10 की पावर -2, ठीक है। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और यहां पे r को आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 0.12 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज योर आंसर फॉर द डिस्टेंस, ठीक है। ये अपना पहला वाला पार्ट था ना, इसका ये a वाला पार्ट था, तो जी हाँ a वाला पार्ट इज ऑल डन डन डन, जहां पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दोनों चार्जेस के बीच का पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। तो यहां पे जो टर्म्स यूज करे हुए हैं उसमें जो फोर्स था ये क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस मच इज 0.2। मतलब ये कहा गया है कि 0.4 माइक्रोकूलम वाले पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया है -0.8 माइक्रोकूलम वाले चार्ज ने, वो है 0.2 न्यूटन का, ठीक है। अब पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू 1। तो कहने का मतलब ये कि -0.8 ने 0.4 वाले को अट्रैक्ट किया बाय अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। अब ये पूछा है कि भाई 0.4 माइक्रोकूलम वाला -0.8 माइक्रोकूलम वाले को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, F = K Q1 Q2 by r का स्क्वायर, तो ये दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपको दे देता है, ठीक है। चार्जेस लाइक होंगे तो रिपल्शन, चार्जेस अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से आपको फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस तो मिल जाता है, बट एक बहुत प्यारी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फोर्स आप निकालते हैं ना, सबसे खुशी की बात यह है कि ये फोर्स म्यूचुअल फोर्स होता है, ठीक है। जिसका मतलब ये कि अगर Q1 ने Q2 पे F अमाउंट का फोर्स अप्लाई करा, सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर Q1 ने Q2 पे F अमाउंट का फोर्स अप्लाई करा तो Q2 ने भी Q1 पे अमाउंट का ही फोर्स अप्लाई करा होगा, बिकॉज ये फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स होता है, ठीक है। अब इसका बी वाला पार्ट था कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं बी वाले पार्ट के तौर पे। द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर पूछा है क्या, द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर, एग्जैक्टली द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर, द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर due to first sphere, the force on second sphere due to first sphere is the same only, और सर कितना फोर्स था 0.2 न्यूटन, सेम ओनली एज 0.2 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट, छोटा सा दिल, ठीक है। तो ये अपने पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 था मेरे ख्याल में, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल डन, ऑल सेट फॉर यू। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन इस कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है क्या, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। क्या बात है, बहुत शानदार, एक तरफा जबरदस्त, ठीक है। चले, क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ेंगे बेटा। ये वाला आपके सामने सवाल है, यहां पे डायमेंशन का टर्म मेरे को दिख गया। बस मैं एक बात ना आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने पूरे लेक्चर्स मेरे देख के रखे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि जब आप एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट में एक बड़ी 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 प्यारी चीज होती है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत फेमस है, ठीक है। कई सवालों में पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद ही रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। निकालना भी कोई टफ नहीं है, निकाल भी सकते हैं, लेकिन याद रहे तो अलग फिर क्या मस्त रहता है। तो m-1 L-3 T4 A2, भाई दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। m-1 L-3 T4 A2, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। m-1 L-3 T4 A2, ओके, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब वो जो k होता है ना बेटा, k क्या होता है, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके डायमेंशन के लिए आपको उसको पलटना पड़ेगा। ये m-1 था तो अब ये m1, L-3 था तो L3, T4 था तो T-4, और A2 था तो A की पावर -2। ऐसा करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे K में क्या आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ठीक है। ओके, तो चेक दैट द रेशियो दिस इज डायमेंशनलेस, ओके ओके ओके। तो K E का स्क्वायर अपॉन G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, लिख लिया अपन इसको, K E का स्क्वायर। रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो K E का स्क्वायर अपॉन क्या चल रहा है बेटा, K E का स्क्वायर अपॉन G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ये वाली कहानी अभी चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको इसका रेशियो निकालना है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या था बेटा, चेक करना है कि वो डायमेंशनलेस है रेशियो, ठीक है। तो मैं आपको जरा एक छोटी सी बात और बता दूं, अगर आप लोगों ने ना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुना है, अगर आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुना है,
तो मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के दिखाता हूं बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जरा अपन इस पे फोकस करेंगे तो अलग ही मजा आएगा, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, जब वहां पे आप निकालते हैं ना फोर्स, तो F इज इक्वल टू क्या होता है पता है, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन और उन दोनों के बीच की दूरियों का स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाती है अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा यहां पे ना जो के ई का स्क्वायर है उसको देख के मुझे एक बहुत मस्त चीज याद आ रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर आप समझे मेरी बात को, तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन, तो आपको क्या चीज मिलने वाली है, जरा गौर करें। F इज इक्वल टू के, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई के बराबर माइनस ई, लेकिन आप उसका लेते हैं क्या, मॉड्यूलस, ठीक है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा तो पी के बराबर, बट वैल्यू क्या होती है उसकी, वैल्यू वाइज फोकस करो, तो ई मतलब 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, तो मल्टीप्लाई करेंगे के ई का स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे बेटा, आर का स्क्वायर, दिस बिकम सेकेंड इक्वेशन। अब जरा मेरी बात पे ना गौर करते हुए चलेगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसमें रेशियो निकालेंगे, ठीक है, इसका मतलब एक काम करो, डिवाइड करो, दैट इज डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो दूसरी वाली को पहली वाली से, ठीक है। जैसे आप डिवाइड करोगे ना दूसरी वाली को पहली वाली से, तो देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है, ये था अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स, ये था अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो रेशियो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स जब निकालेंगे ना, तो देख क्या आने वाला है, के ई का स्क्वायर अपॉन नीचे होता है आर का स्क्वायर, उसको डिवाइड करेंगे किससे, कहाँ गया, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, आर का स्क्वायर तो कट गया, ये बचेगा जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। भाई साहब अब सुनते हुए चलना, जो आपसे पूछा हुआ था ना कि ये जो रेशियो है वो डायमेंशनलेस है क्या, तो भैया ये जो रेशियो है वो दरअसल फोर्स का रेशियो है, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ फोर्सेस बाय ग्रेविटेशनल अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग है, लेकिन फिर भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगा। न्यूटन का रेशियो यूनिटलेस क्वांटिटी, एंड फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2, नीचे भी क्या आएगा, MLT-2, कट गया डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ फोर्सेस इज dimensionless, therefore ratio of forces is dimensionless quantity, it's as simple as that। तो जो आपसे सवाल में पूछा गया था, जो आपसे सवाल में पूछा गया था कि प्रूफ करना है कि रेशियो जो है वो डायमेंशनलेस है क्या, तो हमने ये चीज चेक कर दी कि हाँ सर रेशियो जो है वो डायमेंशनलेस है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चले बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अब इसमें एक और पार्ट था, ठीक है, क्या पूछा, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई। तो अच्छा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, वैल्यू मतलब रेशियो की वैल्यू भी निकालनी है, निकाल देता हूं। एंड व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, तो ये इसका तो आंसर मैं यहीं पे दे रहा हूं बेटा, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई का आंसर मैं यहीं पे दे रहा हूं कि द रेशियो सिग्निफाई अगर है, द रेशियो इज बेसिकली the ratio is basically the ratio of electrostatic force and the gravitational force, ठीक है, between two electrons and protons, ठीक है, is the ratio of electrostatic force, is the ratio of electrostatic force, is the ratio of electrostatic force to the gravitational force, is the ratio of electrostatic force to the gravitational force, is the ratio of electrostatic force to the gravitational force। किसके बीच का, between किसके बीच का बेटा, किसके बीच का, between an electron and a proton, between an electron and a proton, between an electron and a proton। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो उसको नोट कर लो, उसके बाद मैं तुमको इसका पूरी वैल्यू निकलवाता हूं। 3 2 1 रेडी गो डन। चले भाई बहुत शानदार, एक तरफा जबरदस्त, ठीक है। अब आते हैं इसके प्रॉपर वैल्यू के ऊपर। भाई सुनो, वैल्यू ऑफ द रेशियो, वैल्यू ऑफ द रेशियो, तो सर रेशियो क्या अपने पास, के ई का स्क्वायर अपॉन क्या लिखा हुआ है, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब जरा मैं इसकी वैल्यूज यहां पे निकालता हूं बेटा, सुनो।
पहले सारी वैल्यू पुट कर दूं, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। के का मतलब क्या होता है, के की वैल्यू होती है 9 10 टू द पावर 9, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ई का मतलब क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या बेसिक प्रोटॉनिक चार्ज, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 10 टू द पावर -19। ऑब्वियसली यू नीड टू टेक स्क्वायर ऑफ इट बिकॉज रेशियो में वहां पे लिखा है स्क्वायर। नीचे क्या लिखा है, जी। जी का मतलब क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10 टू द पावर -11। ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज है बेटा, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एम ई का मतलब क्या होता है, मास ऑफ द प्रोटॉन। एम ई का मतलब होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 टू द पावर -31। और उसके बाद एम सबस्क्रिप्ट पी का मतलब होता है मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.67, कभी कभी 1.66 भी देखा है मैंने कहीं जगह लिखा हुआ। तो 1.67 अप्रोक्सीमेटली 1.67 10 टू द पावर -27। जब आप इसका रेशियो का पूरा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, सॉल्व आउट करेंगे, तो अपना आंसर देखो, पहली बात तो रेशियो है, सो दिस इज गोइंग टू बी यूनिट लेस, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है 2.29 10 टू द पावर प्लस का 39। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। 2.29 10 टू द पावर प्लस का 39, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब ये रहा आपके पास पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। 3 2 1 रेडी गो डन। जबरदस्त, बढ़िया, शानदार, एक तरफा, ठीक है। इसको जरा निपटाया जाए। अब आपको लेके चले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी का जो है वो क्वांटाइज होता है, इसको जरा एक्सप्लेन करना है, पहली बात तो ये। दूसरा, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस, ठीक है। तो एक बार ये दो स्टेटमेंट देखो, समझो, सोचो, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें क्या समझ में आता है, एक बार अपना परसेप्शन क्लियर कर लो, उसके बाद इस वीडियो को वापस से प्ले करना फॉर चेकिंग द एग्जैक्ट सोल्यूशन। लेकिन एक बार इस तरह के सवालों पे सेल्फ ट्राई तो बनता है यार। चलें फिर, बहुत शानदार सवाल तो आप लोग ने देख लिया था, अब इसको जरा मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। बहुत ही आरामदायक, बहुत ही शानदार सी बातें हैं, जरा गौर करते हुए चलेगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है आपके पास कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना किसी बॉडी का, वो होता है क्वांटाइज्ड, और इस पर बेस्ड एक बहुत ही शानदार फंडा होता है कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं उसको बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसके अनुसार ऐसा होता है कि अगर आपके पास बॉडी ए है और बॉडी बी है, तो आप अगर बॉडी ए से चार्जेस को, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को मान लेते हैं, अगर आप बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं टुवर्ड्स बॉडी बी, तो वो हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल अमाउंट में होगा। इसका मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो दो जाएगा, या फिर तीन जाएगा, लेकिन 3.5 3.2 3.1 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये वाला फंडा दिमाग में बैठ गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब ये होता है, पहली बात तो फोर्थ का ए अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ का ए अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड। भाई साहब जैसा लिख रहा हूं वैसे का वैसा आंसर आपको अपने कॉपी में चिपकाते हुए चलना है, ठीक है। तो चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body, charges are transferred from one body to another body, charges are transferred from one body to another body only in the form of integral multiple of basic electronic charge। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर्स का मल्टीपल है, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल या तो एक, या तो दो, या तो तीन, वैसा वाला फंडा ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मेरे ख्याल से पूरा फंडा सुप्रीम तरह से आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये, किसी बॉडी के पास अगर चार्ज जाएगा ना, तो ये क्या होगा बेटा, या अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज ई के बराबर 2 गया, तो 2e के बराबर 10 गया, 10e के बराबर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए तो ne के बराबर, ठीक है। समझ गए इस पूरी बात को आप। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नेगेटिव, प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे तो पॉजिटिव, तो q इज इक्वल टू प्लस माइनस ne। इट्स एज सिंपल एज दैट। फोर्थ का ए वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। 3 2 1 रेडी गो डन। ओके, बढ़िया, शानदार, एक तरफा। अब आ जाओ बेटा इसके दूसरे वाले पार्ट की तरफ, ठीक है। Why can one ignore quantization of electric charge
व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस, ठीक है, अगर आप लार्ज स्केल चार्जेस की बात करें, ठीक है, जहां पे बहुत सारे चार्जेस को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है किसी एक बॉडी के ऊपर, तो वहां पे आप चार्जेस को ना ऐसे क्वांटाइज मैनर में नहीं देखते। आप ये नहीं चेक करते कि अरे भैया एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है, दूसरा यहां पड़ा है, तीसरा यहां पड़ा है। आप इतने ग्रेननेस लेवल पे नहीं जा सकते, ठीक है। ग्रेनी मतलब क्या कि आप ना एक एक चीजें चुन चुन के उठा रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत ही ज्यादा अमाउंट में तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स की मात्रा होगी, ठीक है। तो जब चार्जेस को मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल पे अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वहां पे चार्जेस का जो क्वांटाइज फैक्टर होता है ना, वो खत्म हो जाता है। अब एक एक करके आप चार्जेस को नहीं गिन सकते, तो उसे ना रैदर आप ऐसा मान लीजिए कि वहां पे प्रॉपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसका मतलब ये कि जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील किया जाता है, जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील किया जाता है, तो वहां पे चार्जेस का जो क्वांटाइजेशन वाला फंडा है ना, उसको इग्नोर करना पड़ता है और चार्जेस को मानना पड़ता है एज इफ दे आर continuously distributed over that given surface area or over that given length or over that given complete volume. It's as simple as that, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं कि अच्छा, इसका बी वाले पार्ट पे आ रहा हूं मैं। अब फोर्थ वाला ही क्वेश्चन है, पर इसका बी वाले पार्ट पे आ रहा हूं, ठीक है। तो बी वाले पार्ट में क्या लिखना पड़ेगा बेटा कि when enormous amount of charges, when enormous amount of charges, when enormous amount of charges are distributed, जब enormous बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, then the greenness, मतलब वही चुन चुन के आप एक एक दाना चुनो, एक एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखो, प्लेसमेंट देखो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। देन ग्रेननेस of charge distribution, then greenness of charge distribution has to be ignored, then greenness of charge distribution has to be ignored. It's as simple as that, ठीक है। then the greenness of the charge distribution has to be ignored, और rather आपको यहां पे ना एक continuous charge distribution मान लेना चाहिए, ठीक है। instead the distribution Instead, the distribution is considered to be uniform charge distribution, ठीक है। considered to be uniform charge distribution, ठीक है। Instead, the distribution is considered to be uniform charge distribution. It's as simple as that, ठीक है। Considered to be uniform charge distribution. It's as simple as that. मेरे ख्याल से आप पूरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। और एक बात होती है बेटा, enormous amount of charges, इसका मतलब ये मत सोचना कि भैया अब तो 1000 कूलम के पार ही जा रहा होगा। एक बात सुन लो, अगर मैं 1 कूलम का चार्ज बोलता हूं ना, तो वो भी काफी बड़ा चार्ज है। किस लिहाज से? 1 कूलम का चार्ज बनाने में भी बहुत सारे प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। मैं दिखाता हूं उसमें, देखो, इफ चार्ज इज 1 कूलम, अगर 1 कूलम का चार्ज है ना, तो पता है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है? 6.25 10 टू द पावर 18 बेटा, 6.25 10 टू द पावर 18, मतलब 625 10 टू द पावर 16 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। भाई साहब, इतने सारे प्रोटॉन्स अगर रिक्वायर्ड हैं सिर्फ 1 कूलम का, कहने को तो सिर्फ 1 कूलम है, लेकिन आप जरा सोचिए 1 कूलम का चार्ज भी इतना बड़ा चार्ज है, क्योंकि वहां पे इतने सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब इतने सारे प्रोटॉन्स हैं, तो उनका प्लेसमेंट अपन ऐसे चुन चुन के तो नहीं कर सकते। तो जब इतने सारे प्रोटॉन्स हैं, मतलब जिस बॉडी के पास इस लेवल का चार्ज है, वहां पे एक तरह से आप देखा जाए तो प्लेसमेंट जो है ना, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोटॉन्स का, ठीक है, समझ गए। तो वहां पे क्वांटाइजेशन के नजरिए से उस चीज को देखना समझना बहुत ही तकलीफ वाली बात हो जाएगी। व्हेन इफ द चार्ज इज 1 कूलम, देन 6.25 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 6.25 10 to the power 18 number of protons are required to build up this charge, और ऐसे केस में तो बेहतरीन बात तभी रहेगी जब आप मान लें, जब आप मान लें कि भैया यहां पे हो रखा है पूरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो
continuous charge distribution, so continuous charge distribution is better and convenient way. Continuous charge distribution is better and convenient way. Continuous charge distribution is better and convenient way to visualize such type of distribution. ठीक है, तो to visualize such enormous, बहुत ज्यादा भैया, सच इनॉर्मस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा मैंने हमेशा कहा है कि अगर 11th क्लास में हो आप या फिर 12th क्लास में हो, अगर आपने फिजिक्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को बेहतरीन तरह से दिलो दिमाग में बसा लिया है तो आप बहुत लोगों से बहुत आगे निकल चुके हो, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है भाई, इसका लेवल है भाई, इसको माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सवाल में आपको कुछ बहुत ही ज्यादा कैलकुलस लग जाएगा, ठीक है, बहुत अजीब से कैलकुलेशंस आ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं बस ये बता रहा हूं कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ना हर एक क्वेश्चन इतना वेल क्राफ्टेड है कि वो आपका हर एक कॉन्सेप्ट का ना पूरा क्लैरिटी आपको देते हुए चलेगा इफ यू आर गोइंग थ्रू द आंसर्स प्रॉपरली। ठीक है, तो ये 4th के बी का आंसर हो गया। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। 3 2 1 रेडी गो डन। ओके, मेरे ख्याल से आपको पूरी चीज समझ में आ रही होगी, मेरे ख्याल में पूरी चीज समझ में आ रही होगी, हाँ कि ना भाई, पक्का? चलो, When a glass rod is rubbed with a silk cloth, एक ग्लास के रॉड को एक एकदम सिल्क के क्लॉथ पे ऐसे रब करके रखा हुआ है, then charges appear on both of them, obviously चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, चार्ज का ट्रांसफर कहां से कहां होता है? पहला सवाल क्या है कि चार्ज का ट्रांसफर कहां से कहां होता है। तो जैसे मान लो अगर ए वाली बॉडी को बी वाली बॉडी के साथ रब करा, ठीक है, तो और मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ए से ट्रांसफर होके बी में चले गए। मैंने क्या बोला, आपने ए वाली बॉडी को बी वाली बॉडी के साथ रब करा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ए से ट्रांसफर होके बी के पास चले गए। अब अगर इलेक्ट्रॉन ए से ट्रांसफर हो गए तो ए के पास चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर बी को मिल गए इलेक्ट्रॉन्स तो बी के पास चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब सर जब दो बॉडीज को रब किया जाएगा तो कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी? ठीक है, अगर ए वाली बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो ऑब्वियसली बी वाली बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा। ठीक है, तो जब दो बॉडीज को रब करेंगे तो कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है। ठीक है, वर्क फंक्शन बेसिकली क्या होता है? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्लक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मटेरियल या फिर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, जैसे मान ले मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है जिसका वर्क फंक्शन 10 जूल का है, एक बॉडी बी है जिसका वर्क फंक्शन 50 जूल का है। इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी ए में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मुझे केवल 10 जूल की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। वहीं उसी जगह पे अगर मेरा इंटेंशन बॉडी बी में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का है तो ये मुझे पता चल जाना चाहिए पहले से कि इसका वर्क फंक्शन 50 जूल था, तो मुझे कम से कम 50 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के बी अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा या फिर लूज आउट करेगा। ठीक है, जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, चलिए अब ग्लास रॉड को रब किया है सिल्क क्लॉथ के साथ, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप ग्लास रॉड को रब करोगे ना सिल्क वाले क्लॉथ के साथ तो क्या होता है पता है? ग्लास रॉड के पास चार्ज आ जाएगा प्लस का और सिल्क क्लॉथ के पास चार्ज आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम होता है एज वन कंपेयर टू सिल्क क्लॉथ, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और एक बार ग्लास के रॉड ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो वहां सिल्क का क्लॉथ बैठा हुआ है बेटा इलेक्ट्रॉन्स को आजा आजा पकड़ने के लिए। ठीक है, चले ओके। Then charge appears on both, ये सवाल में गिवन है। उसके बाद a similar phenomena is observed with many other pairs of bodies। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे पेयर्स थे, इबोनाइट रॉड वाला भी था, ठीक है, एम्बर रॉड, तो ऐसे मैंने करवा के रखे। अगर आप लोगों ने लेक्चर मिस किया है तो भैया प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर देख लेना, चार्जिंग का फंडा जो था ना वो पूरा क्लियर करके रखा हुआ था। A similar phenomena observed, okay, explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge। ठीक है, ये जो पूरा ऑब्जर्वेशन है ये कैसे कंसिस्टेंट है विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्जेस कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नाइदर बी क्रिएटेड। ठीक है, वो सिर्फ एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में जो है ना ट्रांसफर हो सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल चार्जेस का जो अलजेब्रिक सम होगा ना वो 0 होगा। जितना ग्लास रॉड ने पॉजिटिव चार्ज पाया उतना ही सिल्क के क्लॉथ ने नेगेटिव चार्ज पाया। ठीक है, अगर ग्लास रॉड के पास मान ले प्लस का कितना आ गया चार्ज 5e,
इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल गए, इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा, +5e का, और 5 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा, -5e का। अल्टीमेटली नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर नेट चार्ज 0 हो गया, इसका मतलब क्या कि ये कंसिस्टेंट है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मैं इसमें लिख देता हूं, कि द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, the amount of positive charge appearing on glass rod, the amount of positive charge appearing on glass rod is exactly equal to the amount of negative charge, is exactly equal to the amount of negative charge, is exactly equal to the amount of negative charge appearing on the silk cloth। ठीक है, amount of negative charge appearing on the silk cloth, तो जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड के ऊपर आया, उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है ना वो सिल्क के क्लॉथ के ऊपर आ रहा है। ठीक है, appearing on the silk cloth, therefore suggesting that ना ही चार्जेस क्रिएट हुए ना ही चार्जेस डिस्ट्रॉय हुए, वो सिर्फ ट्रांसफर हुए फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सजेस्टिंग दैट द चार्जेस आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सजेस्टिंग दैट द चार्जेस आर नाइदर क्रिएटेड, nor destroyed, suggesting that the charges are neither created nor destroyed। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो गए हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, दे आर ट्रांसफर्ड ओनली फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। दे मतलब चार्जेस आर ओनली ट्रांसफर्ड बिटवीन बॉडीज, और यही स्टेटमेंट जो है वो कंसिस्टेंट है विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हेंस ये अपन ने इसका पूरा फंडा जो है वो सॉर्ट आउट कर दिया। मेरे ख्याल से पूरी बात आपको बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। तो ये अपने पास मान ले ग्लास का रॉड था, और इसको अपन ने रब करा है एक मान ले सिल्क के क्लॉथ के साथ। ठीक है, एक मान ले सिल्क के क्लॉथ के साथ अपन ने इसको रब करा है, तो ग्लास रॉड के पास जितना प्लस का चार्ज आएगा, ठीक है, मान लेता हूं एक, उतना ही यहां पे नेगेटिव चार्ज भी अपीयर हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल डन फॉर यू। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 4 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, फिर 2 माइक्रोकूलम, फिर -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD, जिसका साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो पहले स्क्वायर तो बना ले अपन, उसके बाद क्या निकालना है, फोर्स निकालना है ना। अभी निकाल देंगे बेटा, अभी निकाल देंगे। पहले बनाते हैं स्क्वायर। इत्मीनान से पूरा फंडा ना दिमाग में एकदम क्लियर करते हुए चलना, तब आएगा मजा, और आएगा बेहतरीन मजा। ठीक है, और कुछ नहीं है, कूलम्स लॉ है, कोई बहुत एकदम भयंकर सी चीज थोड़ी ना है भाई। कूलम्स लॉ है भाई, कूलम्स लॉ। बच्चा कुछ पढ़े ना पढ़े, कूलम्स लॉ का नाम सुना होता है जरूर। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे चार्जेस तो हैं, उसके बाद सेंटर पे एक चार्ज को रखा हुआ है, तो मैं पहले एक बार डायगोनल तो मार दूं। ठीक है, मैंने एक बार डायगोनल मार दिया। अब जरा एक बात पे गौर करते हुए चलना, ABCD अपन पहले नाम रख देते हैं जहां पे आप चार्जेस को प्लेस करने वाले हो। ठीक है, तो एक चार्ज यहाँ पे आएगा, उसको A चार्ज बोल देंगे, A वाला पॉइंट तो बोल ही दिया। फिर ये B बोल देंगे इसको, फिर इसको अपन C बोल देंगे, फिर इसको अपन D बोल देंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। तो चार्जेस कितने हैं, 2 माइक्रो, फिर -5 माइक्रो, फिर 2 माइक्रो, फिर -5 माइक्रो, इस हिसाब से पूरा जमा हुआ है। ठीक है, तो जब जमा हुआ है तो भैया लिख लो उसको, 2 माइक्रो, -5 माइक्रो, फिर 2 माइक्रो, फिर -5 माइक्रो।
ठीक है, और स्क्वायर का साइड कितना है, ये है 10 सेंटीमीटर के बराबर, इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद क्या बोल के रखा है कि सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, 1 माइक्रो कूलम का कितना फोर्स काम करेगा इसके ऊपर। तो सेंटर पे एक चार्ज को अपन प्लेस कर देते हैं बेटा, सेंटर पे अपन एक चार्ज को प्लेस कर देते हैं। इस चार्ज की वैल्यू मान लेते हैं अपन, कितनी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, मतलब सवाल में ही गिवन है, मानने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, सवाल में गिवन था 1 माइक्रो कूलम। अब 2 मिनट जरा आप ध्यान देते हुए चलना, बहुत ही शानदार सी बात तुमको बता रहा हूं। ठीक है भाई, पहली बात तो ये, जब मैं फोर्स निकालूंगा ए की वजह से, या मैं फोर्स निकालूं बी की वजह से, मैं फोर्स निकालूं ए की वजह से सेंटर पे, या बी की वजह से निकाल दूं, या सी की वजह से निकाल दूं, या डी की वजह से निकाल दूं, सारे फोर्सेस की वैल्यू बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है बेटा, जब मैं फोर्स ए की वजह से निकालूंगा, ठीक है, जब मैं फोर्स ए की वजह से निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के 2 माइक्रो 1 माइक्रो अपॉन इस दूरी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दूरी कितनी है, इस दूरी को अपन x बोल लेते हैं। ठीक है, ये दूरी भी कितनी होगी, सेम x बोल लेंगे, ये वाले को भी x, ये वाले को भी x। सारे फोर्सेस बराबर नहीं है, वो दरअसल डायगोनल वाले फोर्सेस बराबर है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, सॉरी मैंने बोला कि सारे फोर्स बराबर है, सारे फोर्स नहीं है, डायगोनल वाले फोर्स। ठीक है, कैसे देख, जितना फोर्स ए ने अप्लाई करा, पहली बात तो ए ने इसको रिपेल मारा होगा, एक है कि -1 है, एक है कि एक ही है। ठीक है, +2 वाले ने इसको यहां पे रिपल्शन दिया होगा एफ ए के बराबर। ठीक है, और यहां पे सी वाले ने भी इसको यहां पे रिपल्शन दिया होगा एफ सी के बराबर। सबसे प्यारी बात क्या है बेटा कि एफ ए और एफ सी दोनों बराबर है, एफ ए और एफ सी दोनों की वैल्यू बराबर है। तो मतलब ये वाला और ये वाला फोर्स तो निपटे कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो इस वाले ने इसको यहां पे रिपेल करा था फोर्स एफ ए के साथ, इस वाले ने इसको पीछे रिपेल कर दिया फोर्स एफ सी के साथ। और प्यारी बात, एफ ए और एफ सी दोनों की वैल्यूज बराबर है, तो वो कट पिट के हो चुका है 0। ठीक है, वो कट पिट के हो चुका है 0, इसका मतलब ये वाला और ये वाला जो फोर्स था वो हो चुका है कैंसिल। ठीक है, अब उससे भी प्यारी बात पे आता है बेटा, सुनना, यहाँ पे डी वाले ने -1 वाले को करा अट्रैक्ट। ठीक है, डी वाले ने -1 वाले को करा अट्रैक्ट, तो ये लग जाएगा फोर्स ड्यू टू डी। और उसके बाद बी वाले ने इस वाले को करा इस तरफ अट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू बी। भाई इन दोनों की वैल्यू भी सेम है, इन दोनों की वैल्यू भी सेम है, तो लिख दें अपन इसको, ये भी क्या हो जाएगा अपने पास हो जाएगा फोर्स ड्यू टू डी। और यहाँ पे अट्रैक्शन किसके वजह से आ रहा है, ये आ रहा है अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू बी की वजह से। ठीक है, ये डी का फोर्स और बी का फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर है, तो पेयरिंग में ये भी कट जाएगा, तो एफ डी इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है, तो एफ डी इज इक्वल टू एफ बी, तुम्हें फील आ रहा है बेटा इसका, एफ डी इज इक्वल टू एफ बी। तो अगर ये दोनों के दोनों बराबर है तो पेयर में ये भी कैंसिल हो गए, पेयर में ये भी कैंसिल हो गए, देयरफॉर नेट फोर्स इज 0। ठीक है, तो अच्छा अगर यहाँ पे आपको आप x निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेना, x मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो लिख देंगे अपन कि सिंस द फोर्सेस कैंसिल्स आउट इन पेयर। ठीक है, सिंस द फोर्सेस कैंसिल्स आउट इन पेयर, सिंस द फोर्सेस कैंसिल्स आउट इन पेयर, therefore the net charge becomes, therefore the net force on 1 microcoulomb charge, therefore the net force on 1 microcoulomb charge becomes 0, therefore the net force on 1 microcoulomb charge becomes 0। it's as simple as that। मेरे ख्याल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो जल्दी से आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे पहली बात तो। ठीक है, ये पूरा फंड आप लोग के लिए सुप्रीमली क्लियर कर दिया गया है। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भैया, बहुत शानदार। भाई प्रेजेंटेशन मैटर करता है, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही साफ सुथरा है ना, तो कॉपी चेक करने वाले को भी समझ में आएगा। और अभी इतना दूर मत जाओ भाई, अब तुम खुद के बारे में सोच लो, अगर तुम इसको रिवाइज करते हो 15-20 दिन के बाद, तो तुम्हें भी वो चीजें ना एकदम वैसे के वैसे ही शानदार तरह से हिट करेंगी, अगर राइटिंग तुम्हारी अच्छी है या प्रेजेंटेशन तुम्हारा अच्छा है। ठीक है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में नंबर कटते हैं अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बेकार होता है तो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, तो जितना अपन डिजर्व करते हो तो अपने को मिलना चाहिए ना यार। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना बनाई कैसे गई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई कैसे गई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई थी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के मोशन को देखते हुए। ठीक है, अब अगर मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ब्रेक आ गया, मतलब ये ऐसा हो गई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी हो गई, इसका मतलब ये है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज
चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, अचानक से यहां से उसको जंप करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर यहां से फिर वो ऐसे भागेगा। तो भाई ये जंप क्यों करना पड़ा? ऐसा कोई सडन ब्रेक आता नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि चार्ज बस यहां तक पहुंचेगा उसके बाद फिर उसको जंप करना पड़ेगा। भाई बीच में ऐसा क्या हादसा हो गया? बीच में ऐसा क्या हादसा हो गया? क्या रास्ता नहीं बना हुआ था? क्या हवा नहीं थी? क्या पाथ अवेलेबल नहीं था? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भैया जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो ना, वो कर्व दरअसल दिखाता है पूरा ट्रैजेक्टरी ट्रैवल्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। अगर बीच में ब्रेक आ गया इसका मतलब जंप कर गया वो स्पेस के ऊपर जंप कर गया, ठीक है। कौन? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अपन इसमें लिख देते हैं भैया कि क्या था कि कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। तो अपन इसमें ये फिफ्थ वाला है ना, सेवंथ वाला है, सेवंथ का ए, चलो सेवंथ का ए लिख देते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व basically shows the electric field curve basically shows the path traveled by unit positive test charge, ठीक है। basically shows the path traveled by unit positive test charge, basically shows the path traveled by unit positive test charge। अगर कोई सडन ब्रेक आ गया तो वो क्या दिखाता है कि उसको जंप आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सडन ब्रेक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व, सडन ब्रेक इन इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सजेस्ट करता है कि भैया टेस्ट चार्ज को बोलो कि वो उचक जाए, ठीक है। सजेस्ट दैट द टेस्ट चार्ज, मतलब क्यू नॉट का मतलब क्या होता है? टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। दैट क्यू नॉट हैज टू जंप ऑफ अप टू दैट पॉइंट विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। अप टू दैट पॉइंट विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, which is practically not possible and illogical as well, ठीक है। which is practically not possible and illogical as well, और फिजिक्स में अगर कोई चीज लॉजिकल लग रही है तो भैया उसको हटाओ पहली फुर्सत में, ठीक है, पहली फुर्सत में उसको हटाओ, ठीक है। ये अपने पास सेवंथ का ए वाला पार्ट हो गया। डन, इतना पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, अब आते हैं अपन सेवंथ वाले के ही बी वाले पॉइंट के ऊपर। एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, ठीक है। जरा गौर करना, अगर कभी ऐसा हो गया ना कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर गई, ठीक है, इसका मतलब पता है क्या होगा? अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो डायरेक्शन है एक ही पॉइंट पे, मतलब टेस्ट चार्ज के पास, इसका मतलब ये कि टेस्ट चार्ज के पास इस पॉइंट पे टेंजेंशियली ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पर टेंजेंशियली ये डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के पास डायरेक्शन कोई एक पर्टिकुलर ही होगी ना, ई ए और ई बी, ठीक है। तो डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर ही होनी चाहिए एक पॉइंट पर। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि टेस्ट चार्ज जो है वो इसी पॉइंट पे दो जगह साथ साथ मूव कर रहा है, इधर भी टेंजेंशियली निकल चुका है, इधर भी टेंजेंशियली निकल चुका है? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, ठीक है। तो लिख देते हैं कि इफ टू और मोर देन टू, अगर कभी दो या दो से ज्यादा, इफ टू और मोर देन टू फील्ड लाइंस, अगर कभी दो या दो से ज्यादा फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर गई, इफ टू और मोर देन टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, इफ टू और मोर देन टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, then it suggests भाई दो डायरेक्शन हो जाएगी एट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। देन इट सजेस्ट टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट, या इट सजेस्ट टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ मोशन। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में कौन मूव करता है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। देन इट शोज टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन
ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे टेस्ट चार्ज ना दो अलग अलग दिशाओं में भगे, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपस में इंटरसेक्शन भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, which is practically not possible, it's as simple as that। भाई जल्दी बताओ, ये वाला पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर हो गया? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। जल्दी करना, 3 2 1 रेडी गो एंड डन 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 डन, ठीक है। इतना पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर आप लोगों के दिमाग में हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों को लेके आते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम and -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, ठीक है। तो एक है 3 माइक्रोकूलम, एक है -3 का माइक्रोकूलम, उनका सेपरेशन डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। पहली बात तो ये कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, बहुत काम आएगा। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, मतलब इन दोनों के एकदम बीचों बीच वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। दूसरा पार्ट, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, मतलब टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है कि ये वाला चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर भी रहा है उसकी वैल्यू उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ना के बराबर है एज व्हेन कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द सोर्स चार्जेस, ठीक है। ओके, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर लिया है टेस्ट चार्ज ने, बस वो निकालना है। टेस्ट चार्ज को सेंटर पे ही पटक दिया, इट्स एज सिंपल एज दैट। एक बार सेल्फ ट्राई करो, बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर उसको मैं सॉल्व करवाता हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है इसके ऊपर यार। चलिए ठीक है, बहुत शानदार सवाल तो आप लोग ने देख लिया होगा। अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहले रखा है 3 माइक्रो वाला, उसके बाद -3 माइक्रो वाला, ठीक है। तो पहले अपन रखते हैं 3 माइक्रो वाले को, ये रखा है 3 माइक्रो वाला, और यहीं पे रखा हुआ है एक -3 माइक्रो वाला। ओके, डन 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 भाई, ठीक है। अब सेंटर टू सेंटर जोड़ देंगे इसको अपन, इसको लिख दें अपन कि इसका पास चार्ज है 3 माइक्रोकूलम और इसके पास का चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, और इसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। इसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, ठीक है, इसको अपन यहाँ कर देते हैं। सेंटर टू सेंटर का जो इसका सेपरेशन डिस्टेंस है ना वो है प्रॉपर 20 सेंटीमीटर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। दिस इज प्रॉपर 20 सेंटीमीटर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा हुआ था पहले वाले पार्ट में, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB, मतलब AB द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो ये मतलब AB है, इसका नाम तो अपन रख दें बेटा A और ये B। अब इसका सेंटर पॉइंट जो है ना वो कितना होगा बेटा, O के बराबर होगा भाई। तो ऑब्वियस ही बात होगी, फिर तो कहानी खत्म। ये 20 सेंटीमीटर था, तो अब ये तो पूछने की बात ही नहीं है कि सर ये कितना होगा। बेटा आधा आधा कर दो, 10 सेंटीमीटर ये हो गया और बाकी बचा कुचा जो 10 सेंटीमीटर है वो ये हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब जरा गौर करें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है। तो भाई पहली बात तो ये प्लस वाले ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरफ प्रोड्यूस कर दी, ठीक है, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। उसके बाद -q वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ ही जाएगी, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अपन एक काम करें, यहाँ पे जरा नामकरण कर दें इसका कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वाला चार्ज भी इस तरफ ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी वाला चार्ज भी इस तरफ ही है। जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल्स टू वेक्टर समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, ठीक है। मेरे ख्याल से आप ये वाली बात को समझ गए होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ वाला पॉइंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से कितनी प्रोड्यूस हो गई प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से कितनी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। ओके, डन 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 डन। अब जरा गौर करेंगे, फॉर्मूले पे आते हैं, वैल्यूज पे आते हैं। ए वाले ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी भाई, किसी भी सोर्स चार्ज के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R², ठीक है। मैं सीधे वैल्यूज पुट कर दूं क्या, K 9 10 टू द पावर 9, ठीक है। उसके बाद Q कितना है तुम्हारे पास 3 माइक्रोकूलम, Q मतलब 3 माइक्रोकूलम अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस है तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10
और सेंटी का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -2 इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से हुई, और आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से भी सेम ही आने वाली है। और एक चीज का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर यहां पे इवैल्यूएशन के दौरान चार्ज अगर माइनस में आ भी गया तो भी आपको माइनस लेके चलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी अगर हुई तो चार्ज का साइन कन्वेंशन लेके चलना पड़ता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में चार्ज का साइन कन्वेंशन लेके नहीं चलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ईबी की वैल्यू भी सेम ही होने वाली। तो मैं एक काम करूं, दो सेम चीजों को ऐड करना है तो इससे बेटर मैं एक काम करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इट्स एज सिंपल एज दैट। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करें, सिंस EA इज इक्वल्स टू EB ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए ने प्रोड्यूस करी वही तो बी ने प्रोड्यूस करी, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसलिए अपन ने इसको जस्ट डबल कर दिया। अब इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने को मिल रही है सेंटर पे, ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने को मिल रही है सेंटर पे वो अपने पास कितना हो जाएगा, जरा गौर करते हुए चलना। 9 3 27, 27 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 54। ठीक है, नंबर पहले खेल लेता हूं, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इट बिकम्स 54। 9 3 27, 27 2 वगैरह 54 हो गया। उसके बाद पावर खेल लो, 10 की पावर ऊपर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। 10 की पावर ऊपर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 ही बचने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा गौर करना, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर -1। ठीक है, 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे, नीचे बचेगा 10 की पावर -2, नीचे बचेगा 10 की पावर -2। सही जा रहे हैं, एक बार चेक कर लो यार। 10 की पावर -1 उसका स्क्वायर करा 10 की पावर -2। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेंटर पे कितनी हो जाएगी बेटा, 54 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। सर इसका डायरेक्शन क्या होगा, अब आप ये पूछोगे कि सर इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जरा गौर करना बेटा, ये ओ से मतलब बेसिकली ओ से बी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अलोंग ओ बी लिख देता हूं मैं, इसको अलोंग लिख देता हूं मैं, ओ बी डायरेक्शन। यहां तक कोई आपको दिमाग में परेशानी नहीं आ रही होगी। ठीक है, अगले वाले पार्ट पे आते हैं इसके। इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 10 टू द पावर -9 कूलम, ठीक है माफ कीजिए, 1.5 10 टू द पावर -9 कूलम को प्लेस करके रखा हुआ है। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, और उसी पॉइंट पर प्लेस कर दिया है। ठीक है, चलो भैया, तो इसका ये ए वाला पार्ट डन हो चुका है। दिस इज द ए वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट हो चुका है डन। अब अपन आते हैं इसके बी वाले पार्ट के ऊपर। ठीक है, अब जरा इसके बी वाले पार्ट पे फोकस करते हुए चलना। तो अगर आपने एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, उसकी वैल्यू कितनी है 1.5, नेगेटिव टेस्ट चार्ज था क्या, नेगेटिव टेस्ट चार्ज था क्या, हाँ जी, ये टेस्ट चार्ज तो नेगेटिव है, तो इस पे जो फोर्स काम करेगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट काम करेगा। याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला दूं कि अगर आप किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल फील्ड के अंदर तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करता है, लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल फील्ड के अंदर तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करना स्टार्ट कर देता है, उस पर फोर्स लग जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.5 10 टू द पावर -9 कूलम, माइनस का 1.5 10 टू द पावर -9 कूलम। अब आपको फोर्स निकालना है इसके ऊपर, तो अगर मैं इसकी सिर्फ वैल्यू से कंसर्न्ड होऊंगा तो क्यू नॉट कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी सिर्फ वैल्यू से कंसर्न्ड होऊंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 10 टू द पावर -9 कूलम। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे बहुत ही शानदार सी बात पे आपको तो फोर्स निकालने से मतलब है। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू ई। ठीक है, Q नॉट का मॉड इंटू ई। तो भाई साहब Q नॉट का मॉड मतलब क्या, उसकी वैल्यू क्या है 1.5 10 टू द पावर -9। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है 54 10 टू द पावर 54 इंटू 10 टू द पावर क्या हो चुका है 5। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलेंगे अच्छे से। ठीक है, सुनना बेटा, 54 में इसको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, मतलब 54 प्लस करना पड़ेगा इसका आधा, मतलब 27, तो 61 81 पहुंच गए। ठीक है, कहां पहुंच गए 81 इंटू 10 टू द पावर कहां पहुंच जाओगे बेटा -4 पे पहुंच जाओगे। 81 10 टू द पावर -4, और ऑब्वियसली न्यूटन है ये। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैं बता चुका था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट काम करेगा ये फोर्स, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका अलोंग ये क्या हो जाएगा OA डायरेक्शन, OA डायरेक्शन।
चले, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पूरा डन 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 हो चुका है। इसका पूरा स्क्रीनशॉट लो और फिर अपन बढ़ते हैं आगे इसके अगले वाले सवाल की तरफ। पक्का? 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया पूरा फंडा क्लियर? चलो भैया ओके ये वाला फंडा अपना पूरा क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल डन। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस 2.5 10 टू द पावर -7 कूलम एंड दूसरा वाला चार्ज जो है ना वो है माइनस का, बेटा ध्यान देना, माइनस का 2.5 10 टू द पावर -7 कूलम लोकेटेड एट पॉइंट ए जो है उसका कोऑर्डिनेट है 0,0, -15 सेंटीमीटर। ओके, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,0, प्लस का 15 सेंटीमीटर। तो एक है जेड एक्सिस नेगेटिव जेड एक्सिस, एक है पॉजिटिव जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, what are the total charge and electric dipole moment of the system? What is the total charge and the electric dipole moment भी पूछा हुआ है। क्या डाइपोल बन रहा है? जी सर बिल्कुल बन रहा है। कैसे बन रहा है भाई? एक चार्ज है प्लस का और दूसरा चार्ज है माइनस का, वैल्यू बिल्कुल सेम है, साइन कन्वेंशन बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, डाइपोल तो बन चुका है। आइडियल डाइपोल मुझे ये नहीं लग रहा क्योंकि इनका सेपरेशन डिस्टेंस तकरीबन 30 सेंटीमीटर का है। एक है 15 सेंटीमीटर नीचे, एक है 15 सेंटीमीटर ऊपर, 30 सेंटीमीटर का यहाँ पे सेपरेशन डिस्टेंस आ चुका है। मतलब लेंथ काफी ज्यादा हो गई है डाइपोल की, और आइडियल डाइपोल तभी कहलाएगा जब लेंथ छोटी होती है। तो हालांकि यहाँ पे काम तो उसका नहीं पड़ रहा है, बस डाइपोल मूवमेंट पूछा हुआ है और टोटल चार्ज क्या है बस ये पूछा हुआ है। ठीक है, प्लेसमेंट करना सिखाते हैं आपको बेटा, जरा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जरा प्लेसमेंट देखो इसकी। इसको मानता हूं मैं फिलहाल के लिए एक्स एक्सिस, इसको मानता हूं मैं जेड एक्सिस। ठीक है, और फिर यहां से जो निकल रहा होगा उसको मान लूंगा मैं प्लस का वाई एक्सिस। ठीक है, लेकिन मुझे काम किससे पड़ने वाला है? मुझे काम पड़ने वाला है सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस से, प्लस जेड एक्सिस और माइनस का जेड एक्सिस, मेरे को इन दोनों से काम पड़ने वाला है, बस इतनी सी बात। तो एक चार्ज जो है ना, कितने का चार्ज है सर? तो ये प्लस वाला चार्ज रखा कहाँ पे हुआ है? वो रखा है निगेटिव कोऑर्डिनेट्स पे। ठीक है, सही जा रहा हूँ ना? ए वाला चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? -15 सेंटीमीटर। तो ए वाला चार्ज रखा है यहाँ पे, रख दो उसको -15 सेंटीमीटर। और ए चार्ज की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2.5 10 टू ए चार्ज की वैल्यू प्लस की है क्या? ओके, प्लस का 2.5 10 टू द पावर -7, प्लस का चार्ज नेगेटिव कोऑर्डिनेट। ओके ओके ओके, तो 2.5 10 टू द पावर -7 कूलम, और यहाँ पे एक चार्ज जो है ना वो माइनस का रखा है, तो वो है माइनस का 2.5 10 टू द पावर -7 कूलम, और ये वाला चार्ज रखा हुआ है ऊपर पॉजिटिव वाले कोऑर्डिनेट्स पे। ठीक है, तो इसके अपन कोऑर्डिनेट्स जरा मार्क कर दें। ये z पे आ रहा है तो ये 0 है, कॉमा 0 है, कॉमा ये प्लस का 15 सेंटीमीटर, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आएगा 0 है, कॉमा 0 है, और ये है माइनस का 15 सेंटीमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेट चार्ज की अगर बात की जाए तो भाई टोटल चार्ज तो आपको पता ही कितना है भाई, काफी लोग समझ गए सर जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, नेट चार्ज 0 हो चुका है। ठीक है, ये अपने पास ए था ना, ये -15 पे क्या रखा हुआ है? जी हाँ, -15 पे तो ए रखा है, मतलब प्लस का ही चार्ज रखा हुआ है। तो ये अपने पास क्यू ए की वैल्यू है, और ये तेरे पास क्या हो जाएगा? क्यू बी की वैल्यू है ये वाली। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ लिया है? नेट चार्ज। तो इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है, नेट चार्ज कितना होगा? तो भाई बेसिक कॉमन सेंस लगा लो, नेट चार्ज निकालना है तो क्यू ए प्लस कर लेना क्यू बी को। ठीक है, तो क्यू ए कितना है तेरे पास? क्यू ए है माइनस, मतलब क्यू ए है प्लस का 2.5 10 टू द पावर -7, और क्यू बी है माइनस का 2.5 10 टू द पावर -7। जैसे आप इसको पूरा सॉल्व आउट करोगे तो टोटल चार्ज जो है ना वो हो जाएगा 0 कूलम। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, टोटल चार्ज बिकम 0 कूलम। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके ओके ओके, अब आगे बढ़ेंगे। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो नाउ अब जरा गौर करते हुए चलेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? चार्ज का मॉड्यूलस इनटू 2a। और समझने वाले समझ गए, जो ना समझे उन्होंने रिवीजन नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2a होता है ना, दिस इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। भाई साहब ध्यान है कि नहीं है? ये जो 2a है ना, दिस इज द डाइपोल की लेंथ। ये जो 2a लिखा है ना, दिस इज द डाइपोल की लेंथ। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर होगा दिमाग में। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलेंगे। भाई ये जो है ना, ये पूरा ये 2a के बराबर ही है। समझे कि नहीं समझे भाई? ये और ये डाइपोल तो फॉर्म हो चुका है ना। अब इनका जो सेपरेशन डिस्टेंस है ना भाई, ये इनका जो सेपरेशन डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर का, ये खुद डाइपोल की लेंथ बन के तुम्हारे सामने उभरेगा।
ये खुद डाइपोल की लेंथ बनके तुम्हारे सामने उभर जाएगा, ठीक है। तो ये डाइपोल की लेंथ है। अब जरा गौर करेंगे बहुत ही शानदार सी बात पे, अब जरा गौर करेंगे। देखो डाइपोल मोमेंट तो निकालना है भाई, चार्ज का मॉड्यूलस कितना है, तो वो मत देखना, वो चार्ज का मॉड्यूलस नहीं है। चार्ज का मॉड्यूलस मतलब आइदर चार्ज का मॉड्यूलस, ठीक है। तो बस 2.5 10 टू द पावर -7 ले लेते हैं, मॉड्यूलस लेना है। साइन कन्वेंशन से हमारा दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। 2.5 10 टू द पावर -7 ये लिख लिया। उसके बाद 2a का मतलब क्या होता है, कंप्लीट सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है। तो भैया ऊपर 15 नीचे 15 मिला करके हो चुका है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान रखना 30 सेंटीमीटर ही है ना, तो 30 सेंटी मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -2। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लूं क्या मैं, सेंटीमीटर्स में था, सेंटीमीटर्स में था, एब्सोल्युटली सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। ओके गोइंग गुड। ये कितना हो जाएगा, 2.5 को 3 से जरा मल्टीप्लाई करना, 7.5 75 हो जाएगा। 2.5 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और 10 टू द पावर -9, इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये कूलम मीटर में आएगा आंसर, इसका आंसर अपना किस में आएगा बेटा, कूलम मीटर में आएगा अपना आंसर। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज ऑल डन डन फॉर यू। तो नेट चार्ज का आंसर आ चुका है 0 कूलम, और डाइपोल मूवमेंट का आंसर आ चुका है 75 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भाई डन डन, बहुत शानदार। ये वाला फंडा अपना क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल डन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्रीज विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। बहुत ही फेमस कैटेगरी का क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम्स में कई दफा ऐसे वाले क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल कैटेगरी है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। मैं एक दफा स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि इस तरह के सवाल को एक बार आप खुद से भी सेल्फ ट्राई कर लें, बड़े आराम से बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हो गया। अब जरा आ जाओ, अब जरा इसको मैं चेक करते हुए चलता हूं। तो डाइपोल मोमेंट गिवन है अपने को कितना, 4 10 टू द पावर -9। इसको सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, यहां पर वो जो है ना कूलम मीटर जो लिखा हुआ है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इनफैक्ट लिखते हो उसको ऐसे ही है, 75 10 टू द पावर -9। अब सुनना, CM लिख देंगे, ये सेंटीमीटर के लिए नहीं है, ये कूलम मीटर के लिए है। चमका, कूलम मीटर के लिए ये CM लिख दिया है, तो ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है। क्लियर, आगे बढ़े चले। तो फिर डाइपोल मोमेंट है 4 10 टू द पावर -9, 4 10 टू द पावर -9। तो डाइपोल मोमेंट मतलब P 4 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद क्या, इज अलाइंड एट 30 डिग्री, ठीक है, इज अलाइंड एट 30 डिग्री। भाई एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, या फिर टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। जहां पे जो थीटा होता है ना वो डाइपोल मोमेंट और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बीच का एंगल होता है, जो कि यहां पे गिवन है एज 30 डिग्रीज, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है भाई, डाइपोल का अलाइनमेंट है मतलब डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट है, ठीक है। डाइपोल का अलाइनमेंट है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट है विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, 5 10 टू द पावर 4 लिख लें अपन, 5 10 टू द पावर 4 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। इस डाइपोल के ऊपर कितने अमाउंट का टॉर्क काम करेगा वो अपने को निकालना है इस दफा, ठीक है। तो जरा कहानी को स्टार्ट करेंगे अपन। तो टॉर्क कितना होगा वो अपने को इवैल्यूएट करना है। तो फॉर्मूला कौन सा अपन यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला यूज्ड, कौन सा हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बेटा। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है, एक ही होता है, टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। डाइपोल मोमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो किसके साथ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के साथ। तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी साइन थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब बस एक काम करते हुए चलना, सारी वैल्यूज को बस पुट करते हुए चलो, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल्स टू बस सारी वैल्यूज को भरते हुए चलना। पी कितना आ चुका है, तो पी आ चुका है सर 4 10 टू द पावर -9, 4 10 टू द पावर -9 ये P हो चुका है। उसके बाद E से मल्टीप्लाई कर दो, तो E कितना अपने पास 5 10 टू द पावर 4, ठीक है। E कितना अपने पास 5
10 टू द पावर 4, ठीक है। तो पी ई हो चुका है, उसके बाद साइन 30, साइन थीटा था तो थीटा की जगह पे साइन 30 पुट कर देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर फरमाते हुए चलेंगे तो 4 5 से कितना होता है, 20 होता है, 4 5 20, 10 टू द पावर क्या लपेटे में आ गया बेटा, -5, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -5। तो यहाँ पे जब टाउ आप निकालेंगे तो कहानी कहाँ चली आएगी, 10 टू द पावर -4, और ऑब्वियसली न्यूटन मीटर पे कहानी आ जाएगी, बिकॉज टॉर्क का जो अल्टीमेट फॉर्मूला होता है वो होता है आर इंटू एफ, ठीक है, 11th क्लास का, ठीक है, आर इंटू एफ होता है। तो डिस्टेंस इंटू फोर्स मतलब न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर, ये अपने पास टॉर्क का जो भी रिक्वायरमेंट था वो आ चुका है, डन 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 डन, दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर यू। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ेंगे आपके इसके अगले वाले सवाल की तरफ। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन 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 हो चुका है। चलो बहुत बढ़िया, क्लियरिंग दिस अप, बढ़िया है, क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। सवाल क्या बोलना चाह रहा है, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ अ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉलीथीन पीस के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, पहले तो ये निकालना है। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, ठीक है, क्या यहाँ पे मास का भी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, ये आपको निकालना है। तो एक दफा ये सवाल आपके पास है, ठीक है, एक बार सेल्फ ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत जबरदस्त, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है यार इस पे, ठीक है। चलो फिर बहुत बढ़िया, सवाल तो आप लोग ने देख लिया होगा। अब जरा इसको अपन सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉलीथीन का जो पीस है ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो पहली बात तो ये समझ लेना कि पॉलीथीन का जो पीस है, पहला इसका अपन क्या करते हैं बेटा, पहले वाले पे आते हैं ना, इसके ए वाले पे आते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि पॉलीथीन पीस के पास अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, पॉलीथीन पीस गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। सवाल के अनुसार जो पॉलीथीन का पीस है ना, दिस गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड, इसका मतलब पक्की सी बात है कि पॉलीथीन के पीस को इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं और वूल ने दी हैं, ठीक है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर तो हो गए। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, कहां से कहां, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, ठीक है, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो चुका है। इट्स एज सिंपल एज दैट। पहली बात तो ये अपन ने समझ लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा हुआ है, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, पॉलीथीन का पीस जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज हो चुका था। अब इसमें पूछा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो भैया एक बात तो क्लियर है, फ्रॉम विच तो वूल से ट्रांसफर हुए हैं, और टू विच तो मतलब किसके पास गए हैं, तो वो तो गए हैं पॉलीथीन पीस के पास, ठीक है। तो वो तो मैं वहां पे लिख ही चुका हूं कि पॉलीथीन पीस नेगेटिवली चार्ज हुआ है, मतलब पॉलीथीन के पीस को मिले हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन पीस का ये ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन्स का। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहली बात तो ये पूछी हुई है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, चार्ज कितना है, पहली बात सर जी चार्ज जो है वो नेगेटिव का है, नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 10 टू द पावर -7, तो 3 10 टू द पावर -7, ठीक है, इतने कूलम का चार्ज है। अब उसके बाद एक बात जरा सुनते हुए चलना। नाउ भाई आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू एनी, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q ओवर E, ठीक है। Q कितना है अपने पास, -3, 10 टू द पावर क्या है बेटा, -7, नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है, माइनस का 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। माइनस माइनस निपट जाएगा, मतलब आंसर प्लस में आना चाहिए, और एब्सोल्युटली n इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। माना हमने कि इलेक्ट्रॉन के पास उसका चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 10 इलेक्ट्रॉन, -5 इलेक्ट्रॉन कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो माइनस माइनस निपट गया, तो बचेगा 3/1.6, पावर खेल लो अलग से बेटा, 19 - 7 करेंगे 12, पहुंच जाएगी कहानी। सॉल्व आउट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.875, अप्रोक्सीमेटली 1.875, 10 की पावर 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। मेरे ख्याल से आप पूरी बात समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की स्पेलिंग बड़ी शानदार लग रही है यहाँ पे। तो 10 की पावर माइनस का 1.875, 10 की पावर 12
number of electrons. This much number of electrons are transferred from which to which? From wool to polythene का पीस. ठीक है, पहली बात तो ये डन हो चुका है. उसके बाद क्या पूछा हुआ है कि is there a transfer of mass from wool to polythene. भाई यहाँ पे ना दरअसल एक बहुत ही प्यारा हिंट दे चुका था. पहले पूछा हुआ है, पहले वाले पार्ट में पूछा हुआ है कि भाई कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और दूसरे वाले पार्ट में बता दिया है कि भाई वूल टू पॉलिथीन हो रहा है. लेकिन एक सवाल भी उसमें ऐड कर दिया है कि क्या कोई मास का भी ट्रांसफर है. सॉरी, माफ कीजिएगा. तो यहां पूछा हुआ है कि क्या कोई मास का भी ट्रांसफर हो रहा है. तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर वूल से पॉलिथीन के पीस के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाकर के बरस रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जाके ट्रांसफर हो रहे हैं, तो भाई हर इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, तो मास भी तो ट्रांसफर हो रहा होगा ना. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, अब जरा अपन गौर करेंगे तो यहां पे अपन निकालते हैं मास. यस, एब्सोल्युटली. इसका बी वाले पार्ट में क्या होगा? एब्सोल्युटली there is a transfer of mass as well. Absolutely there is a transfer of mass as well. There is a transfer of mass as well. Mass as well. अब सर कितना मास जो है वो ट्रांसफर हुआ होगा, तो अभी अपन निकाल लेते हैं. देखो भैया, ट्रांसफर्ड मास निकालना है. क्या निकालना है? ट्रांसफर्ड मास. क्या निकालना है? ट्रांसफर्ड मास निकालना है. तो एक इलेक्ट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है रफली 9.1 10⁻³ kg. दिस इज द मास ऑफ रफली 1 इलेक्ट्रॉन. अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, जो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? तो हमारे पास 1.875 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ट्रांसफर हो रहे हैं. तो लिख दो इसमें 1.875 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर अपने को देखने को मिलेगा. ठीक है, तो देयरफॉर ट्रांसफर्ड मास यहां से निकल जाएगा. देयरफॉर ट्रांसफर्ड मास यहां से निकल जाएगा. और ट्रांसफर्ड मास की वैल्यू क्या होगी? जब इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली अपना जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1.687. ठीक है, 1.687 और 10⁻, यहां पहुंच जाएंगे माइनस का 18 kg. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो अपने पास दोनों आंसर आ चुके हैं. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वो लिखा हुआ है 1.875 10⁻12, और यहां पे आपका आ चुका है कंप्लीट आंसर कि कितना मास ट्रांसफर हुआ है. तो ये मास का भी पूरा कार्यक्रम आपके सामने लिख करके रख दिया है. ये भी आंसर डन था और नीचे वाला आंसर भी डन है. ठीक है, तो यहीं पे आपका खत्म होता है ये पार्ट नंबर 1 एनसीईआरटी के सोल्यूशन का. ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. 3 2 1 रेडी गो एंड डन. ठीक है, ये वाली चीजें पूरी सुप्रीमली क्लियर हो चुकी है आपके पास. तो ये जो एनसीईआरटी का पार्ट 1 था, यहाँ पे हमने कुल मिला करके 11 क्वेश्चंस आपके सामने बकायदा पूरा डिटेल में सॉल्व कर दिया है. और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी. मैंने पहले भी कहा है, मैं हमेशा कहता हूं, बार बार कहता हूं कि अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लगा लिए बेहतरीन तरह से, तो ये समझ जाओ कि आप बहुत लोगों से बहुत आगे निकल चुके हो, एंड दैट्स फॉर श्योर. ठीक है, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, एनसीईआरटी पे ग्रिप आपकी और स्ट्रांग हो गई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकें कि क्या क्या चीजें ऐड हो चुकी हैं फिजिक्स में और क्या धमाकेदार चीजें और भी ऐड होने वाली हैं. ठीक है, अगर आपका कोई भी फीडबैक होता है तो आप बहुत ही प्यार भरे शब्दों में कॉमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी बातें एकदम पहुंचा सकते हैं मुझ तक. ठीक है, दिल से लिखना, उसमें जो भी तुम्हारा दिल करे अपन समझ जाएंगे उस चीज को. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. चलिए, तो क्लास करते हैं अब यहीं पे खत्म. और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज. ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ इंग्लिश मीडियम नहीं है, हिंदी मीडियम का भी चैनल है अपना. उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश. इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.